क्योंकि जब पाकिस्तान को अलग किया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान को अलग किया गया, तो ईस्टर्न पाकिस्तान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे बंगाली लैंग्वेज का डोमिनेंस ज्यादा है। वो सारे लोग बंगाली बोलते थे। और जब रिलीजन के बेसिस पे अलग कर दिया गया, तो वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उर्दू चूंकि हमारी लैंग्वेज है, तो उर्दू ही वो लोग भी बोलें। एक सबसे पहला इशू यहाँ पे ये है कि उर्दू ही बोलना चाहिए। ये 1948 के आसपास का इशू था ये, और ये तब से चला आ रहा था, ये खिंच रहा था। उस समय कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि जिनको उर्दू नहीं आती है वो क्या। मेजर कुलदीप, बॉर्डर मूवी देखा है आप लोगों ने? बॉर्डर मूवी में जो कैरेक्टर सनी देओल ने निभाया है, वो मेजर कुलदीप का ही कैरेक्टर है। मुक्ति वाहिनी उस समय ज्यादा एग्रेसिव हो गई जब ये देखा कि उसके ही लोगों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, जेनोसाइड बहुत बड़े लेवल पे। ये वो दौर था जब इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते पाकिस्तान के जैसे ही थे। लेकिन पाकिस्तान के लोग, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे, वो भारत के प्रति अगर बहुत ज्यादा गुस्से, अगर बहुत ज्यादा एक तरीके से एजिटेशन की भावना रखते थे, तो बांग्लादेश के लोग जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं, वो इंडिया के दुश्मन नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान हो गए थे। क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान ने ये सोचा कि अगर इंडिया में से रोड बना दी जाए बीचों बीच से, तो हम उनके तक एक अच्छी अप्रोच कर सकते हैं। अरे भाई, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, तो हम जाएंगे कैसे, उनसे हम मिलेंगे कैसे? हमें कोई भी अगर उनका कोई इंस्पेक्शन करना होगा, कोई हमें प्रोग्राम लॉन्च करना होगा, कुछ भी कोई इनॉग्रेशन करना होगा, हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने जो है डिमांड की थी स्टार्टिंग में ही, जब बाइफरकेट हुआ था, तो डिमांड ये उठी थी कि एक ऐसा हाईवे बना दिया जाए जो कि कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने प्रस्ताव रखा कि एक ऐसा हाईवे बना दो, बिहार होते हुए, बताया उन्होंने कि एक ऐसा हाईवे बना दो कि जो बिहार बंगाल होते हुए जाए और सीधा जो है बांग्लादेश की, जो उस समय कैपिटल वगैरह तो थी नहीं, लेकिन एक सिटी थी ढाका, वहां पे जाकर के कहीं ना कहीं वो लिंक करे। नेहरू जी ने कहा हम बना तो देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है विवाद, इस विवाद से ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना आपका आवागमन मुश्किल हो जाएगा, आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा हमारे यहाँ। अच्छा, दूसरा, दुश्मनी अलग से थी, इसीलिए नेहरू जी इस चीज को बिल्कुल राजी नहीं थे। इस चीज पर बाकी लोगों ने, बाकी और भी मिलिट्री जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी इस चीज के लिए मना किया कि इनको हाईवे के लिए कभी भी, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए कभी अलाउ नहीं किया जाए। इतना हो गया। उसके बाद से एक मीटिंग में फिर से जिन्ना साहब ने आवाज उठाई कि हमें, अगर ठीक है आप इंडिया के बीच से नहीं देना चाहते हो, तो हमें इंडिया के साइड से दे दो। मतलब समझ पा रहे हो आप? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल का जो बॉर्डर है, यहां से दे दो हमें। तो इससे होगा क्या, आपका काम हो जाएगा। उन्होंने ये अपना प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि एक तो आप बॉर्डर को डिमार्केट कर लोगे, रोड से, जो नेपाल वाला बॉर्डर है, या फिर चाइना के साथ तिब्बत वाला जो बॉर्डर है, उसको आप डिमार्केट कर लोगे और हमारा काम भी हो जाएगा, हमारी मूवमेंट भी रहेगी, हम साइड में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वही सेम प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं थी। कल को अगर कोई भी एजुटेशन होती या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई अगर इंडिया वाले इन्फ्लुएंस हो जाते ना, तो हाईवे ही नहीं बर्बाद करते। अगर आपका कोई भी कन्वॉय अगर वहां से निकल रहा होता ना, उसके ऊपर वो फिर बहुत बुरा हो जाता उसके लिए। आज भी वही तो कर रहे हैं वो लोग। कश्मीर में हमारा कॉन्वॉय निकलता है तो हमला कर देते हैं ना। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते थे। ये चीजें हो गई। उसके बाद से फिर जो है बात आती है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम बॉर्डर से नहीं आ सकते, अगर कोई हमें आप ऐसा रोडवेज वगैरह कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीडियम नहीं देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वाटर रूट, सी रूट जो है, एक बहुत बड़ा रास्ता उस समय हुआ करता था, क्योंकि सी रूट ही मेन रीजन था कि हम वहां से कर लेंगे। उसमें भी इंडिया ने डिसाइड कर दिया कि इतनी दूर तक आपको सेफ रहना है, इसके अंदर नहीं आना है। कराची पोर्ट का एक, कराची में एक P16 करके एक वहां पे पोर्ट है, जिसको हमने कैप्चर कर लिया था 71 के दौरान। तो वहां पे बोला गया कि यहाँ से जितनी भी जहाजें निकलेंगी, उनका पूरा का पूरा नाम लिखा जाएगा, उनके बारे में लिखा जाएगा, तब जाकर के उनको इंडिया के टेरिटरी में एंट्री मिलेगी। भाई कल को कुछ करके चली जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप तो पीछे हाथ खड़ा कर लोगे। हो गया ना? देखिए, सबसे पहला जो इश्यू होता है, ये शुरू होता है 1971 के वॉर का, लैंग्वेज इशू सबसे पहला इशू होता है। क्योंकि जब पाकिस्तान को अलग किया गया, ईस्टर्न पाकिस्तान को अलग किया गया, तो ईस्टर्न पाकिस्तान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे बंगाली लैंग्वेज का डोमिनेंस ज्यादा है। वो सारे लोग बंगाली बोलते थे।
और जब रिलीजन के बेसिस पे अलग कर दिया गया, तो वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उर्दू चूंकि हमारी लैंग्वेज है, तो उर्दू ही वो लोग भी बोलें। एक सबसे पहला इशू यहाँ पे ये है कि उर्दू ही बोलना चाहिए। ये 1948 के आसपास का इशू था ये, और ये तब से चला आ रहा था, ये खिंच रहा था। उस समय कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि जिनको उर्दू नहीं आती है वो क्या, उर्दू को लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा था एक तरीके से। वैसे भी जब बांग्लादेश, जो कि आज बहुत इतने फ्री डिसीजन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, उस टाइम पे बांग्लादेश को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। कभी कभी पाकिस्तान फैसिलिटीज को पहुंचाता था और कभी फैसिलिटीज को नहीं पहुंचाता था। वहां के लोगों ने कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट में आकर के ये एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि हम जो है कुछ भी हो जाए, हम अपनी लैंग्वेज को खराब नहीं करेंगे, बिकॉज लैंग्वेज इज द मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम लैंग्वेज को खराब कर देंगे या लैंग्वेज हम अडॉप्ट कर लेंगे वो, और हमको सीखने में ही 15-20 साल लग जाए, तो उस समय जो है मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई, और उस पार्टी का क्या नाम था? अवामी लीग। अवामी लीग आगे चल करके मुस्लिम लीग से अलग हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है सबसे डोमिनेंट पार्टी थी पूरे पाकिस्तान में, और मुस्लिम लीग के बहुमत से ही वहां पे प्रधानमंत्री बनते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी वो। तो एक सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे निकल करके आता है कि इसको लीड करने के लिए, इस मूवमेंट को लीड करने के लिए कोई चाहिए था, और इसके बीच में आ गए शेख मुजीबुर रहमान, जो बेचारे हमें लगता है कि पूरा जीवन उनका जेल में ही कटा है, उसके बाद उनको उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनने के 3-4 साल बाद उनको मार दिया गया। तो यहाँ पे ये कुछ इश्यूज चल रहे थे, ये तो थोड़े मोड़े इशू थे। याद रखना, जब भी कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई भी वॉर होता है ना, उसके पीछे एक रीजन, एक कारण नहीं होता है, और इसमें भी सेम था। मैं बताता हूँ। उसी समय 1970 के आसपास एक साइक्लोन आया था वहां पे, वेस्ट बंगाल में आया। उसका नाम तो क्या था? भोला। उस साइक्लोन का नाम था भोला। भोला साइक्लोन से ईस्टर्न पाकिस्तान के तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोग मारे गए थे। जो बच गए थे, भुखमरी का शिकार हो गए थे। और एक बात और बताऊं, भोला जो साइक्लोन आया था, उससे सिर्फ ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग अफेक्टेड नहीं थे, वेस्ट बंगाल में भी 10 से 12 हजार मछुआरे मारे गए थे। वो सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर इफेक्ट नहीं था, वो इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट था। भोला साइक्लोन से ईस्टर्न पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वो पूरी तरीके से चरमरा गई। वो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो गई। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाने के लिए तड़प रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आवाज लगाई। जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई कमी होगी, तो उत्तर प्रदेश जो है सेंट्रल से डिमांड करेगा कि भाई आप हमें कुछ चीजें या कुछ सुविधाओं को मुहैया कराओ, आप मुझे ये इतना इतना राशन भिजवाओ, या इतनी कोई फैसिलिटीज दो, इतना फंड दो हमें कि हम उस चीज को खरीद सके। बांग्लादेश ने भी सेम। जब बांग्लादेश ने मांग की कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे लोग मर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ सुविधाएं आप पहुंचाओ, बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके लोग ही आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात से बहुत ज्यादा आश्वस्त था, श्योर था कि कभी भी उसको कोई दिक्कत होगी, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। मरने दो जो जैसे मर रहे हैं, हम क्या करें? एक तो वैसे ही अलग से हमारे खिलाफ है, ये सबसे बड़ा रीजन था मदद ना करने का। एक तो वैसे ही हमारे खिलाफ है वो, लैंग्वेज को लेकर के हमारे, और वैसे भी कल्चर को लेकर के। दूसरी चीज, अगर हम उनको फैसिलिटीज देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि बांग्लादेश उस समय जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रोविंस में गिना जाता था, और पाकिस्तान की हालत भी उस समय खराब थी। जब इंडिया की हालत खराब थी, तो पाकिस्तान की जाहिर सी बात है खराब होगी। तो पाकिस्तान के पास भी जो है इतना बहुत बड़ा धन नहीं रखा हुआ था कि वो जाकर के बांग्लादेश को फैसिलिटीज दे सके। ये इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है, ये काफी तेजी से बढ़ ही रहा था कि उसी बीच चटगांव
जो आज भी बांग्लादेश का एक बहुत फेमस सेंटर माना जाता है। ठीक है, कई जगह पे उसे चिटागोंग लिखा जाता है। ठीक है, चटगांव में एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ भुखमरी के कारण। सिर्फ खाने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। अब अगर खाने की वजह से लोग मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नेशनल लेवल पे मुद्दा जाएगा जाएगा। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया अवामी लीग ने। अवामी लीग ने लोगों को जा करके वहां पे जो कुछ भी उनके पास था, जो भी फैसिलिटीज थी, उसको दिया। वो डिमांड करी, अवामी लीग ने भी डिमांड किया कि कहीं ना कहीं हमें भी जो है यहाँ पे राशन पानी कुछ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं कोई जो दिक्कतें आ रही हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। माना जाता है कि तकरीबन 2-2.5 हजार लोग जो है सिर्फ और सिर्फ भूख के कारण मर रहे थे, 20-25, हर 20 से 25 दिन पे। और ये एक बहुत बड़ा नंबर था। अब आप अगर ध्यान से देखिए इस मैप को, ये ये पाकिस्तान का वो हिस्सा था जो कि कंप्लीटली पाकिस्तान से एकदम अलग था। अब पाकिस्तान अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी फैसिलिटी अगर पहुंचाता भी तो टाइम लगता, क्योंकि इंडिया ने पूरी तरीके से मना कर दिया था अपने यहाँ से कोई भी कुछ भी करने को, एकदम मना कर दिया था। इंडिया नहीं करता कोई, क्योंकि यहाँ से अगर रोड बना होता या साइड से जैसा बोल रहे थे रोड बनाने के लिए यहाँ बना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से पहुंचा देते आसानी से। लेकिन अब पाकिस्तान को कोई भी फैसिलिटी देने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने बजाय फैसिलिटीज पहुंचाने के, हाँ, नहीं, मारना भी शुरू कर दिया। ऊपर से छोड़ तो दिया वो, ठीक है, मारना भी शुरू कर दिया। बोले कि ये सबसे अच्छा मौका है। ऊपर से क्या किया, जो यहाँ सेनाएं तैनात करी थी ना, ये लोग क्या कर रहे थे, मार काट करना शुरू कर दिया, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। और उसका फायदा क्या उठाए कि अपने ही लोगों में, अपनी ही कम्युनिटी की महिलाओं का बलात्कार करना शुरू कर दिया, और बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया। मुजीबुर रहमान जो कि इन सारी चीजों को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक सेना खड़ी की, और उसका क्या नाम था, क्या बोलते थे उसको, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी, ठीक है, मुक्ति वाहिनी नाम से एक सेना खड़ी की। मुक्ति वाहिनी में बांग्लादेश के उन लोगों को भरा गया जो कि अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे। मुक्ति वाहिनी उस टाइम पे माना जाता है कि उसमें 5 से 7 लोग आए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि डर के मारे आ ही नहीं रहे थे, पाकिस्तान के डर के मारे आ नहीं रहे थे। लेकिन मुक्ति वाहिनी उस समय ज्यादा एग्रेसिव हो गई जब ये देखा कि उसके ही लोगों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, जेनोसाइड, बहुत बड़े लेवल पे जेनोसाइड हो रही है। और ऐसा नहीं कि इसका ये आवाज उठाई नहीं गई थी, अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि इस जेनोसाइड को रोका जाए, जिस लेवल पे यहाँ पे बदमाशियां हो रही हैं उसको रोका जाए। अमेरिका शांत रहा, कोई भी रेजोल्यूशन नहीं पास किया अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता था कि ये सारा कौन करवा रहा है, पाकिस्तान, और बीच में आना है नहीं। इवन ये माना जाता है, ये बहुत कई लोगों ने, कई इतिहासकार लिखते भी हैं, बिपिन चंद्रा ने भी लिखा है, 1970 में, 70 में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका का दौरा किया था, और बांग्लादेश में चल रहे इश्यूज के बारे में, उस समय इतना ज्यादा बड़े लेवल पे आया नहीं था, बांग्लादेश में चल रहे इश्यूज के बारे में उन्होंने बताया भी था। लेकिन अमेरिका ने उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया था। ये जेनोसाइड जो थी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, ये जेनोसाइड इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि कहीं ना कहीं अब इंडिया का इन्वॉल्व होना जरूरी हो गया था। यहाँ पे सवाल ये है कि ये इनकी अपनी प्रॉब्लम थी, ये ध्यान से समझना, ये थोड़ा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है। इंडिया इसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्या इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था पहले? हाँ, हुआ था, हुआ था, जो एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ था इंडिया पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पहले यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन थी, कुछ फॉरेन पॉलिसी का कुछ ऐसा इनका एजेंडा था कि अगर इंडिया उस वक्त बांग्लादेश के साथ बीच में नहीं आता तो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए बांग्लादेश आजाद हो जाता, देखिए कोई भी कंट्री आजाद तो होना ही है, अगर उसने ठान लिया तो 10 साल या 15 साल बाद आजाद हो जाएगी वो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
जेनोसाइड होगी, प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। यहां पर भी जो है सेम यही हुआ कि इंडिया नहीं आता बीच में, लेकिन इंडिया को आना इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया ने सोचा कि अगर कल को बांग्लादेश आजाद हो गया तो बांग्लादेश से भारत के रिश्ते बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश ये कहेगा कि जब हमको जरूरत थी तब आप मेरे पास या आप मेरा सपोर्ट नहीं किए। और इंडिया के तीन तीन दुश्मन ऐसे बैठेंगे ना कि कहीं ना इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा जीना। एक तो पहले से ही पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा चाइना से भी हमारी दुश्मनी हो गई है, और अगर बांग्लादेश यहाँ पे हमारा दुश्मन बन गया तो हम कहीं ना कहीं कुछ होगा नहीं, बस यही होगा कि हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को खो देंगे, जो कि भारत का लेफ्ट हैंड था उस समय। यही सबसे बड़ा कारण है। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यही इसीलिए था, प्रॉब्लम्स थी, इंडिया ने इश्यूज उठाया, बातें भी की, समन्स भी जारी किए, इवन पाकिस्तान से भी कुछ वार्तालाप भी की थी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं था। यहां पे इंडिया ने दिमाग लगाया कि अगर आज हम जो है मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आज हम अवामी लीग का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके जब भी कभी बांग्लादेश आजाद होगा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और उस प्रॉब्लम में सबसे पहले कौन आएगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आएंगे। भाई आप अगर ध्यान से इस मैप को देखिए तो पूरा का पूरा ये अगर इस पे कब्जा कर लिया ना और इनको अगर मिला लिया तो एक बहुत बड़ा रीजन जो है इंडिया के हाथ से चला जाएगा। और आपको पता है कि आज भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रहती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पाकिस्तान को जब इस बात की भनक लगी कि इंडिया भी बीच में आ रहा है, तो पाकिस्तान ने इंडिया को रोकने के लिए सबसे पहले इंडिया के ही एयरबेस पर हमला करवा दिया, इंडिया के ही एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करवा दिया। हमने शुरू नहीं किया, तब तक इंदिरा गांधी जी वेट कर रही थी। क्यों वेट कर रही थी? क्योंकि क्योंकि इंडिया कभी भी पहला इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी भी वॉर में पहले इनिशिएटर या पहले अग्रेसर हो, सबसे पहले बैन आपके ऊपर लगेगा। और अमेरिका चूंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में था, इसीलिए तुरंत रेजोल्यूशन पास करता कि इंडिया ने सबसे पहले किया क्या था इंडिया ने, मैं बताता हूं आपको। देखिए दरअसल यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, पहले फेंसिंग वगैरह उतनी नहीं थी, तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी ना, यहाँ पे लोगों को मारकाट, जेनोसाइड ये सब मारकाट होने लगी, जब उनको मारा जाने लगा तो वहां खास करके जो 90% जो पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, 90% पॉपुलेशन जो है यहाँ से भाग गई, सारे रिफ्यूजीज बन के आ गए। कुछ लोग आसाम चले गए, बंगाल आ गए, सारे सारे लोग इधर आ गए। अब इनके लिए भी तो असाइलम देना, इनको असाइलम देना, इनको खाने पीने की व्यवस्था करना, वो भी तो इंडिया की जिम्मेदारी थी। और इंडिया भी इतना मजबूत नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर लोगों को इतनी ज्यादा सुविधाएं दे सके। फिर इंडिया ने इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर शरण दी, और बाकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे बचने के लिए कुछ नहीं किया था इंडिया ने, बस केवल अपने ट्रूप्स भेज दिए थे मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट करने के लिए स्टार्टिंग। उसके बाद पाकिस्तान को जब इस बात की भनक लगी तो पाकिस्तान ने यहां से धीरे धीरे यहाँ पे पहले नजदीक आए, फिर अटैक करना शुरू किया एयरफोर्स स्टेशन पे। और एक अटैक तो बहुत फेमस हुआ है, अगर आपने देखा होगा, मेजर कुलदीप, बॉर्डर मूवी देखा है आप लोगों ने? बॉर्डर मूवी में जो कैरेक्टर सनी देओल ने निभाया है वो मेजर कुलदीप का ही कैरेक्टर है। बेसिकली उनको बॉर्डर मूवी में क्या जो दिखाया गया है वो थोड़ा सा एग्जैगरेट कर दिया गया है। ये जो एरिया है ना, लोंगे वाला बोलते हैं इसे, ठीक है? तो ये बहुत उस टाइम पे क्या हुआ यहाँ पे, ये लोग क्या किए थे, काफी ज्यादा मात्रा में एंट्री मार दिए इधर। अब हुआ क्या, आप समझना मेरी बात को, दिमाग क्या लगा ये लोग कि जैसलमेर वाला जो एरिया है ये एक डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया में ज्यादा तैनाती, ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं होता है आर्मीज का। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि सबसे पहले यहां से एंट्री मारते हैं, और हम राजस्थान को, अगर उन्होंने हमारे बांग्लादेश में एंट्री मारी है तो हम राजस्थान में एंट्री मारेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे मेजर कुलदीप थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे गड्ढे बनवा रखे थे, बॉर्डर पे ही गड्ढे बनवा रखे थे, और उन गड्ढों में 120 सैनिकों को, 120 सोल्जर्स जो थे उनको जो है वहीं पे लिटा दिया था, और बोला था कि जब आपको उठना नहीं है, बस केवल छुप के गोलीबारी करनी है, क्योंकि पहले हमारे पास तो सपोर्ट होते नहीं थे इतने बड़े लेवल पे खुद को बचाने के लिए, तो हम कहीं छुप के ही वार करते थे, गड्ढे खोद कर ही वार करते थे। तो यहाँ पे इस गड्ढों में वे लोग लेट गए, इनको रोकने के लिए, इनको बचाने के लिए। इधर अपना चल रहा है, इधर वॉर, ये दूसरा पिक्चर जो है यहाँ पे वॉर चल रही है। अब इनको रोक के रखा था,
क्योंकि अगर इनको रोक के नहीं रखते तो सेकंड डे, दूसरे दिन कहीं ना कहीं जो है एंट्री मार देते पाकिस्तान वाले जैसलमेर में या फिर राजस्थान के और भी इलाकों में, और हमारे लिए बहुत खतरा हो जाता निकालना। क्यों? क्योंकि रीजन क्या थी, अगर ये लोग एंट्री मारते तो हमें ये जो जो सेना हम यहाँ पे लगा रखे हैं ना, इन बॉर्डर्स पे लगा रखे हैं, हमको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करनी पड़ती। और पाकिस्तान यही चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी हम पाकिस्तान के साथ 65 में ये काम कर चुके हैं, 65 में हम ये काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज के लिए था कि अगर हम यहाँ से हमला कर देंगे तो इंडिया अपने ट्रूप्स को यहाँ से हटा करके और हम वापस से तख्ता पलट कर देंगे। तरफ लोंगेवाला में हुआ क्या, यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, अब इतनी कम सेना अगर इस पूरे बॉर्डर को देख रही है तो इसका मतलब कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है। इतनी कम सेना, बहुत कम सोल्जर थे यहाँ पे। तो हुआ क्या यहाँ पे, मेजर कुलदीप ने दिमाग लगाया, उन्होंने आगे आगे, बॉर्डर के आगे आगे 4-5 माइंस बिछा दिए, क्योंकि हमारे पास हथियार भी कम थे। 4-5 माइंस बिछा दिए, और बाकी के जो माइंस थे ना, बाकी के जो माइंस थे थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दिए। और जो लंच बॉक्स होता है ना, लंच बॉक्स, टिफिन, टिफिन को थोड़ा सा निकाल करके तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा वो टिफिन जो है लगा दिया था। केवल बस केवल ऊपर का जो बॉक्स होता है टिफिन का वो दिखता था, ताकि उनको क्या लगे, माइंस बिछाई हुई है। आप समझिए, माइंस सिर्फ कितनी थी, सिर्फ 4-5 ही थी, क्योंकि इतना तो हमारे पास भी माइंस नहीं थी ना कि हम इतनी माइंस बिछा देते वहां पे। तो डराने के लिए उन्होंने क्या किया, 4-5 माइंस यहाँ पे लगा दी। अब हुआ क्या कि जैसे इनका टैंक यहाँ पे एंट्री लिया, उड़ गया। दूसरा टैंक एंट्री लिया, उड़ गया। तीसरा टैंक एंट्री लिया, उड़ गया। अब उनको क्या लगा, यार लगता है इस पूरे एरियाज में इंडियन आर्मी ने माइंस बिछाई हुई है। अब वो लोग क्या किए, माइंस को ढूंढने के चक्कर में पूरा टाइम निकाल दिया। रात का समय था, रात के समय में लड़ाई करना उस वक्त बहुत मुश्किल होता था, और अंधेरी रात थी, यानी कि मारने के लिए आपको एक एडवांस वेपन चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को वो एडवांस वेपन दे दिया था, इंडिया के पास वो एडवांस वेपन नहीं था। रशिया ने कुछ आपको पता होगा कि मिग 29, इसे फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, रशिया ने कुछ मिग 29 इसके पहले जो है 69 में इंडिया को प्रोवाइड करा दिए थे। तो इंडिया के पास वो मिग 29 थे, कुछ ही थे। और यही हुआ, मेजर कुलदीप ने रात भर इनको रोक के रखा। अगर आप बॉर्डर मूवी देखे होगे तो आपको लगा होगा, उसमें रात भर उनको रोक के रखा, और अपने सारे सैनिकों को, अपने सारे सिपाहियों को उसी जो ब्लॉक्स बनाए थे उसी में लिटा दिया था। बोले बस आपको गोलीबारी करनी है और कुछ नहीं करना, जवाब नहीं देना, क्योंकि ना हमारे पास हथियार बचे हुए थे ना कुछ, लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। और जैसे ही सुबह हुई, मॉर्निंग के टाइम में तकरीबन 5-6 बजे, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स ने इन सारे एरियाज को खत्म कर दिया। यहाँ पे हम जो है ये जीत गए। तो इसमें मेजर कुलदीप का रोल जो है बहुत बड़ा होता है। अच्छा, उसी समय क्या होता है, एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए सेटबैक होता है कि पाकिस्तान हमारे एयर बेसेस पे हमला कर देता है, कई सारे एयरबेस पे हमला करता है। बहुत नुकसान नहीं होता है, पाकिस्तान को लगता है कि हमने बहुत नुकसान कर दिया है, नहीं, थोड़ा बहुत हाँ डैमेज करता है, बहुत बड़े इंटेंस लेवल पे डैमेज नहीं करता है। पाकिस्तान जब 4-5, खास करके जब पठानकोट पे हमला किया, तो वो समझ गया था कि इंडिया भी इसके जवाब में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन इंडिया ने कुछ नहीं बोला, यहां तक कि उन्होंने अंबाला में हमला कर दिया, कुछ नहीं बोला, जोधपुर में कर दिया, कुछ नहीं बोला, जैसलमेर में कर दिया, कुछ नहीं बोला। जहां जहां हमारे एयरबेसेस थे वहां पे हमला कर दिया। इंडिया वेट कर रहा था, जब वेट खत्म हुआ ना, तो इंडिया ने भी हमला कर दिया वापस से उनके एयरबेस पर, और उनके पूरे एयरबेस को उड़ा दिया, 4-5 एयरबेस को। लाहौर में तो बताते हैं कि लाहौर में तो 4-5 टैंक उड़ गई थी। अमेरिका ने कुछ स्पेशल मतलब गोले बारूद दिए हुए थे। उसको उसको बोलते हैं कि जैसे उस गोले बारूद को बोला जाता है द लास्ट सपर, आपने सुना होगा द लास्ट सपर, पेंटिंग, याद है? तो उसको बोला जाता था। खूब भारी मात्रा में भर करके दिए थे। इंडिया ने वहां पे हमला कर दिया। अब यहां से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई फिर से वापस से शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पहले नहीं आया था, पहले पाकिस्तान आया था, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पहले इस लड़ाई में आगे बढ़ा। यहां से ये लड़ाई स्टार्ट। अब इंडिया भेजेगा अपने सारे ट्रूप्स को बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की हेल्प करने के लिए। अभी तक नहीं भेजा था, अभी तक कुछ ही लोगों को भेजा था। अब बांग्लादेश में सारे के सारे लोगों को इंडिया ने, जितने भी हमारे पास सोल्जर्स मैक्सिमम मौजूद थे, सबको तो नहीं भेज सकते, लेकिन मैक्सिमम जितने सोल्जर मौजूद थे उनको हमने भेज दिया। और कुछ ही पल के भीतर
इंडियन आर्मी ने वो कारनामा कर दिखाया। माना जाता है कि सिर्फ 2-3 दिन के अंदर जो है इंडियन आर्मी ने पूरे उस समय देखा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां तैनात नहीं थी, पाकिस्तान ने भारी संख्या में वहां पे अपनी आर्मी भेजी। गाजी वाली कहानी भी उसी समय होती है। पीएनएस गाजी जानते हैं आप लोग? हाँ, ये मजेदार किस्सा मुझे लगता है। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो कराची पोर्ट है ना, यहाँ से अच्छा, ये पीएनएस गाजी बहुत ताकतवर था, अमेरिका ने दिया हुआ था इसको। माना जा, देखो अमेरिका का ट्रूप है तो, और बोला था कि इसको कोई डुबा नहीं सकता है। तो पीएनएस गाजी को यहां से भेजा पाकिस्तान ने। अब पीएनएस गाजी अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिया भी अपने रक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखेगा। और इंडिया ने तैनात कर दिया था बे ऑफ बंगाल में क्या, विक्रांत। अब यहाँ पे लड़ाई गाजी और विक्रांत की नहीं हो रही है, अब यहाँ पे आएंगे यूएसए एंड रशिया। पीएनएस गाजी को ऐसे नहीं मारा गया है, ऐसे नहीं डुबाया गया है, झूठ बोला गया था, बस केवल एक इंटेलिजेंस स्पाई की गई थी। यहाँ पे हुआ क्या कि जो पीएनएस गाजी है जब यहाँ तक पहुंच गया ना, अब उसको क्या लगा कि भाई, चूंकि उस समय क्या था कि हमारे कुछ ट्रूप्स थे वो खराब हो चुके थे, ठीक है, तो उनको निकलना था लेकिन वो खराब हो चुके थे, और खराब होकर के वो विशाखापट्टनम में यहाँ पे उनका रिपेयरिंग काम चल रहा था। तो इंडिया ने एक, अब चूंकि और रियल में विक्रांत हमारा कहाँ पे डिप्लॉय था, यहाँ पे था, लेकिन हमने क्या अफवाह उड़ा दी कि सारे के सारे जितने भी नेवी के सोल्जर्स हैं वो छुट्टी लेकर के घर जा रहे हैं, और आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम। और अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इंडिया में नहीं है। हाँ, जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस पाकिस्तान में, वैसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इंडिया में। तो जैसे ही ये अफवाह उड़ी कि आईएनएस विक्रांत, क्योंकि गाजी का मेन मोटिव क्या था, विक्रांत को उड़ाना, क्योंकि विक्रांत ही सपोर्ट कर रहा था सारे के सारे सैनिकों को यहाँ से बांग्लादेश के लिए। तो पीएनएस का मेन मोटिव था कि विक्रांत को अगर हम उड़ा देंगे तो हमारे पास जो है पूरा ऑप्शन हम मिल जाएगा, बांग्लादेश को वापस से हम यहाँ से भेज सकते हैं अपने ट्रूप्स। और इसी समय इंडिया ने चाल चल दी। इंडिया ने दिमाग लगाया कि हम विक्रांत को यहीं पर रखेंगे लेकिन हम गाजी को खत्म करेंगे। और दिमाग से उसने बोला कि भाई, इंडिया के जितने भी नेवी के सोल्जर जो विक्रांत पर तैनात थे वो छुट्टी लेकर के 10 दिन के लिए घर आ रहे हैं, और विक्रांत विशाखापट्टनम की ओर जा रहा है। और विशाखापट्टनम में ऑलरेडी एक जहाज खराब पड़ी थी जिसमें कई सारे सैनिक वेट कर रहे थे, गाजी आए उसको हम उड़ा देंगे। समझे ना बात को? यही कहानी हुई। जैसे ही ये खबर पहुंची तो खुफिया एजेंसीज तो होती हैं, उन्हें बताया अरे कहाँ, उधर जा रहे हैं, उधर नहीं है विक्रांत, लौटो। लौट गए होंगे उधर। अब ये क्या किए, इन्होंने अपना रास्ता जो है मोड़ दिया, किधर, अपना रास्ता मोड़ दिया विशाखापट्टनम की तरफ। बस कुछ ही दूर पर जैसे थे, हमारी एक खराब जहाज में, खराब सोच सकते हो आप, जो रिपेयरिंग होने के लिए पड़ी, हमारी एक खराब जहाज ने पूरे के पूरे गाजी को डुबो दिया था। अब जब गाजी वहां पे, अब समझिएगा गाजी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, एकदम डूबने के कगार पे। अब पाकिस्तान के पास वही एकमात्र हथियार था। अब पाकिस्तान किसका सपोर्ट मांगेगा, अमेरिका का। अमेरिका का सपोर्ट मांगा कि साहब भेजो अब तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, काम हो गया है गड़बड़। अमेरिका ने भेज भी दिया भाई, सातवां बेड़ा। और इतनी खतरनाक जंगी जहाज थे कि सातों एक साथ चलते थे। एक बड़ा सा आगे रहता था और बाकी के 6 सपोर्ट करने के लिए साथ उसको। अब आप समझ सकते हो कि अगर इतने बड़े लेवल पे अगर कोई भेज रहा है, हम हार भी जाते हैं, मैं सही बताऊं तो। वो अब अगर रशिया हमारे सपोर्ट में नहीं आया होता तो हम हार भी जाते। आ गए थे ये लोग, इंडियन ओशन तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर इंडिया को याद आया, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई हम भी तो एक ट्रीटी साइन किए हैं, किससे, रशिया से, हमारी मदद करेगा। बुलाया फिर उनको, कहा भाई देखो एक काम करो, आओ अब कुछ दिमाग लगाओ। तो बस तैनात हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में, और भेज दिया वहीं से 40वां बेड़ा। वो 7 भेजा था, ये कितने थे, तो आप सोच सकते हो। यानी कि रशिया ने डायरेक्टली ये चीज बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान यूएसए का सपोर्ट लेकर के इन 40 बेड़ों में से किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो मैं ये मानूंगा कि पाकिस्तान ने इंडिया पर नहीं, रशिया पर हमला किया है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे, यूएसएसआर बहुत बड़ी चीज था। जब इतना बोल दिया कि अगर अब वापस से कोई हमला अगर इन जहाजों पर हुआ, भेज दिया था यहाँ पे, तैनात कर दिया था। अब जब रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, जाओ कहाँ जाओगे। कहा कि अब अगर वापस से कोई भी हमला हुआ तो उसके लिए मैं सीधा यही मानूंगा
कि रशिया के ऊपर सीधा हमला हुआ है और अगर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन मुझे भी हमला करना पड़ेगा। पाकिस्तान की पूरी हालत खराब हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी हमने कराची पोर्ट पर हम यहाँ पे कब्जा कर चुके थे। हमने ब्लॉक कर दिया, सीज कर दिया था इसको। हम यहाँ अभी ये देखिए, ये ना यहाँ से आ सकते थे ना इधर से कोई आ सकते थे। अमेरिका ने जो हेल्प भेजा था वो यहीं पे रुक गया, यहीं पे स्टॉप हो गया। यानी कि इस रीजन में हमारी हो गई मोनोपोली, यहाँ पे हो गई हमारी मोनोपोली। अब हमारे जो सैनिक थे ना, उनको बोला गया, इंडियन सोल्जर्स को, कि जितना मार पाओ मारो और जितने को पकड़ पाओ पकड़। तो सैम मानेकशॉ जो थे उस समय लीड कर रहे थे और उन्होंने बहुत बड़े लेवल, बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ, देखो कहने में आसान होता है कि हमने घुस करके मारा, ये किया वो किया। हमारे इंडिया के ट्रूप्स भी मारे गए थे, काफी काफी शहीद हुए थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है हमने वापस से इसको छुड़ा लिया था। वहां के जितने भी लोग थे, जितने भी, कुछ को मारा हमने और कुछ को बंदी बना लिया। और ऐसे ही नहीं बंदी बनाया, पाकिस्तान के जो वहां पे जनरल थे उन्होंने खुद साइन किया कि भैया हमारे इतने सैनिक आपके पास हैं। लेकिन इंडिया ने छोड़ दिया था, उन सारे सैनिकों को इंडिया ने